नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इनसाइट एक्स में। इतिहास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर और इतिहास पर चर्चाएँ कम और विवाद ज़्यादा नज़र आते हैं भारत में। हाल ही में भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए, जहाँ इतिहास को लेकर हिंसा होने की संभावना भी देखी गई और कई जगह हिंसा भी हुई। लेकिन इतिहास को सिर्फ़ मीडिया के नज़र से या सोशल मीडिया की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। इतिहास एक जटिल मुद्दा है और एक गंभीरता वाला मसला है जिस पर इतिहासकार से ही इसका पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रुचिका। रुचिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अ, मुझे बुलाने के लिए। इतिहास पर आप लगातार बात करती हैं सोशल मीडिया पर। जी मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, कई जी इंटरव्यूज़ देखे हैं, जहाँ इतिहास पर मैं पहले चाहूँगा कि हम लोग ये चीज़ क्लियर करें कि इतिहास है क्या? मतलब इतिहास को मिथ्या को भी एक इतिहास बनाकर बेचा जाता है और जी इतिहास को भी मिथ्या बता दिया जाता है। जी तो इतिहास को अगर एक आम जनमानस की परिभाषा में देखा जाए तो इतिहास को कैसे परिभाषित करें कि इतिहास का मतलब क्या होता है? अम, इतिहास के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन अगर आप उसको एक एज अ डिसिप्लिन देखेंगे तो वो ऐसी चीज़ है जो जिसका एक मिथ और इतिहास का फ़र्क सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें एक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, मिथ्स की सोर्स नहीं होती, या अगर सोर्सेस होती हैं तो उसमें काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ये मिथ है, क्योंकि वो आपको दूसरी सोर्सेस से नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक मिथ और इतिहास का फ़र्क तय कर पाना। और सोर्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए इतिहासकारों को सिखाया जाता है कि आप कभी भी किसी चीज़ को पढ़ें, किसी सोर्स को पढ़ें, तो उसमें से मिथ, फैक्ट और फ़िक्शन का फ़र्क कैसे करें आप। हुँ, पर इतिहास सिर्फ एक समेशन ऑफ फैक्ट नहीं है। हुँ, एक समय में था कि सिर्फ इतिहास को एक फैक्ट फाइंडिंग माना जाता था, साइंटिफिक हिस्ट्री को, उस समय जब नई-नई हिस्ट्री एज़ अ डिसिप्लिन शुरू हुआ था। लेकिन अब क्योंकि बहुत इस पे स्टडी हो चुकी है, तो जैसे हेडन वाइट और ये पॉल रिकर और ये सब लोग हैं, ये मानते हैं कि इतिहास जो है, वो एक इंटरप्रिटेशन पे भी बेस्ड है। क्योंकि फैक्ट्स कितने भी हो सकते हैं, आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अब एक ये फैक्ट है सिंपल सा कि अकबर ने जिज़िया बैन कर दिया 1562। अब ये अपने आप में सिर्फ एक फैक्ट है। इसको जानने से आपको बहुत ही कम नॉलेज मिलेगी इतिहास की। पर अगर आप इसको और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने देखा कि उसने 1562 में जिज़िया बैन किया, लेकिन 1575 में फिर से लगाया और फिर 1579 में बैन किया। तो अब इतना सबको लाकर, एक बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन लाकर, मुझे वो 1562 में जो हुआ, उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि अगर उसने बैन किया तो किसी पर्पस के लिए किया, फिर 1575 में वो पर्पस शायद सॉल्व नहीं हुआ तो उसने उसको दोबारा रीइम्पोज़ कर दिया और 1579 में उसने फिर से वही किया जो उसने 1562 में किया, तो क्यों किया? ये अगर मैं सीखने बैठूँ तो वो एक एक तरीके की इंटरप्रिटेशन हो हुँ, जाएगी, राइट? लेकिन अक्सर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता होता कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, जैसे आजकल के खुद से लोग अपने आप को इतिहासकार मान लेते हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट को लेकर उस पे चिपक जाएँगे और बोलेंगे बस यही है। जैसे कि अकबर ने 1575 में दोबारा से जिज़िया रीइम्पोज़ कर दिया। अब आप इस सिर्फ एक फैक्ट को देखोगे तो आपको बहुत ही अलग-सा एक इंटरप्रिटेशन दिखेगा। लेकिन अगर आप वो 2 और चीज़ों को साथ में लेके देखोगे, देखोगे कि उस समय अकबर की अपने जो भी उनके समय में मौलवी थे जो शरिया को फ़ॉलो करते थे, जो उनके खिलाफ फ़तवा वग़ैरह जारी करते थे, उनके साथ क्या जद्दोजहद चल रही थी। अ, उनका अपना एक आइडिया था कि वो मेहदी बनना चाहते थे, उनको लगता था कि हुँ, उनके ज़हन में था कि वो मेहदी हैं और वो काफ़ी क़यामत का दिन आने से पहले वो लेकर जाएँगे सारे के सारे मुस्लिम्स को सही राह पे, ताकि क़यामत के दिन सब लोग जो उनके दिमाग में ये आइडिया बड़ा सॉलिडिफाइड था तो अकबरनामा। ये किसी ने डाला था उनके दिमाग में ये फितूर कि आप मेहंदी हैं? एक्चुअली क्या था उनके हाँ, समय में, बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग ये है, हुँ, उनके समय में जो हिजरी का 1000 साल पूरे होने वाले थे। हुँ, तो 990 एएच, 991 एएच मतलब एनो हुँ, हिजरी, जो हुँ, एक तरीके की टाइम पीरियड होती है जो हम हिजरी कैलेंडर से देखते हैं। तो वो सब समय शुरू हो गया था और ये तो काफ़ी समय से लेजेंड था मेहदी का कि इस्लाम के 1000 साल पूरे होने से पहले ये एक मेहदी आएँगे जो कि क़यामत के दिन से पहले उनको लेकर जाएँगे सही रास्ते पे, जो भी लोग सही हुँ, रास्ते पे नहीं चल रहे या इस्लाम को नहीं फ़ॉलो कर रहे या सही से फ़ॉलो नहीं कर रहे।
तो वो सही राह दिखलाएंगे और तब सब लोग फिर उस समय जन्नत में जाएंगे। तो ये उनके दिमाग में फिर आइडिया आया कि भाई हो सकता है मैं ही वो मेहदी हूँ। बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर है। एक तो उनके आसपास भी लोग ऐसे रहते थे जो उनको ये कहते थे, जैसे अबुल फजल खुदी जिन्होंने अकबरनामा लिखी है, तो बहुत बड़े मुरीद थे अकबर के। वो अकबरनामा से भी आपको पता लग जाएगा, इतनी प्रेज़ है अकबर की उसमें। फिर उसके उनके जो भाई थे फैज़ी, उनके जो फादर थे मुबारक, ये तीनों को लगता था कि अकबर ही मेहदी है। अच्छा। तो दे वर वेरी कन्विंस्ड। फिर उसके बाद ये अकबर के भी जहन में हो गया, इसीलिए ये अफवाह भी फैलाई गई कि अकबर जो है वो शायद इलिटरेट है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्योंकि प्रॉफिट भी इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो कनेक्शन बिठाने के लिए। लेकिन असली में जानते थे वो बिल्कुल पढ़ना। जानते थे, हाँ। हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते होंगे। ईरान में वो पढ़े लिखे, उनकी मम्मी का जो उनका ननिहाल था सारा, वो ईरान में था। और शेरशाह सूरी के टाइम पे तो हुमायूं को वहीं भेज दिया गया था, वो तो वहीं भाग गए थे। तो 10 साल अकबर के जो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव ईयर्स रहे, वो ईरान में रहे। और हो ही नहीं सकता कि ईरान में उनको पढ़ाई, मतलब उस समय तो ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का हार्वर्ड टाइप्स था, बिल्कुल you know? पर्शिया। हाँ, सारी exactly. सारी हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस वो पर्शियन में मिलती हैं। एग्जैक्टली जो सबसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, सबसे अच्छी, तो हो ही नहीं सकता कि अकबर ने नहीं पढ़ना लिखना आता होगा, उनको ज़रूर पढ़ना लिखना आता होगा। इट्स जस्ट दैट वो एक मिथ चलाया गया। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग 4 लाइन का सोरठा है, एक तरीके की पोइट्री होती है वो। प्रीथल सु मजलिस कई तान सेन सु राग, हसबो रंबो बोलबो गया वीर बरसात। तो ये माना जाता है कि अकबर ने लिखी थी, जहाँ पे वो बोलते हैं प्रीथल सु मजलिस कई। उनके समय में एक बड़े अच्छे, उनके 9 रत्न में से एक थे पृथ्वीराज करके, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा था, कृष्ण रुक्मणी रिबेली करके उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी थी। तो कहते प्रीथल जब मर गया तो उसके साथ मेरी मजलिस चली गई। तानसेन सुराग, तानसेन के जाने से मेरा राग चला गया। हंसबो रंबो बोलबो गया वीरवर साथ, हंसना रमना और बोलना वीरवर मतलब बीरबल के साथ चला गया। तो जब वो उनकी डेथ हुई तो इसमें वो अपने 3 फ्रेंड्स का लेमेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है अकबर ने लिखी हो, बट कई हिस्टोरियंस को सही नहीं मानते हैं। बट आइदर वे हो ही नहीं सकते, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, बट उनके दिमाग में ये कन्विंस था कि वो मेहदी है। उनकी पेंटिंग्स उस समय क्या 1580s ऑनवर्ड्स देखें तो एकदम सफ़ेद पोश आते हैं, वो ऐसे लगता है कि वो अपने आप को, प्लस उनका जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं अकबरनामा में, अगर आप उसको देखें तो वो कहते हैं कि अक्ल ओवर तकलीद, चाहे आप प्रॉफिट को देख लें या किसी भी महान शख्सियत को देख लें, उसने कभी ट्रेडिशन फॉलो करके कुछ अचीव नहीं किया, जिसको तकलीद बोलते हैं। उसने अपनी अक्ल लगाई, ट्रेडिशन तोड़ा, इसीलिए वो बने जो वो हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनके जहन में आइडिया था। एंड उनके समय में आई थिंक 1000 ईयर्स आ चुकी थी, तो आई थिंक उनके लिए बड़ा सैड रहा होगा कि एक तो क़यामत का दिन नहीं आया, दूसरा पता नहीं मेहदी थे कि नहीं थे। प्लस उस समय तो जहांगीर ने भी बगावत शुरू कर दी थी, तो थोड़ा सैड एंड होता है इस बड़ी इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक टेल का। बट ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग टेल है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि इतिहास का एक फैक्ट से, अब जैसे 1562 की बात हमने जिजिया की शुरू की, उससे कितना बड़ा इतिहास, कितना इंटरेस्टिंग इतिहास जुड़ा हुआ है अकबर की लाइफ का। तो अगर आप फैक्ट्स को आइसोलेशन में देखेंगे, सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे, तो हिस्ट्री आपको कुछ नहीं बता पाएगी। आपको कॉजेशन बिठाना बड़ा ज़रूरी है हिस्ट्री में, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कुछ हुआ है तो उसका कॉज क्या है, कॉज एंड इफेक्ट बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का कॉज अगर आपने देखना है तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि तब आपको पता लगेगा ट्रीटी ऑफ वर्साई, और फिर जर्मनी का जो प्रॉब्लम हुआ, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो ये सब देखने के लिए आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी, कॉजेज देखने पड़ेंगे। तो इतिहास में ये सारी जटिलताएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मिथ में नहीं होती। बट मिथ को भी हम इतिहासकार सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मिथ्स में वो हमें पता लगता है जो ये कोर्ट क्रॉनिकल्स वगैरह में नहीं पता लगता। जैसे कि मिथ्स में हमको पता लगेगा कि उस समय कास्ट रूल्स क्या थे, क्योंकि जो मिथ है वो तो सोसाइटी से आता है, तो वो तो बेबाकी से कास्ट रूल्स बोल देते हैं। औरतों के प्रति क्या धारणाएं थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अगर आप अप्सरा वगैरह का मिथ्स देखें, तो उसमें जैसे जिस तरीके से, जैसे कि इंद्र और अप्सराओं का जो रिलेशनशिप है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है नॉट, उससे बड़ा पता लगता है कि औरतों को कैसे देखा जाता था उस समय में। फिर उसके बाद क्लास रियलिटीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग उस समय में पता लगती हैं, लैंग्वेज रियलिटीज़। तो ये जो सब है, ये फिक्शन अपने में बड़े अच्छे से लगता है। तो इसीलिए जैसे महाभारत वगैरह को रोमिला थापा ने बड़ी अच्छी स्टडी की है। हम महाभारत को फैक्ट नहीं मानते हैं,
बट महाभारत में कितनी फैक्चुअल रियलिटीज है, जैसे कि कास्ट हो गई, विमेन का जो द्रौपदी के साथ जो होता है उसका अपना एक, उस समय विमेन को कैसे ट्रीट किया वॉर जाता है, मोरालिटी। वॉर मोरालिटी। फिर महाभारत इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब वो स्टोरी बनी थी तो तब वो उस समय 10th 11th सेंचुरी BCE की स्टोरी है, और तब उस समय बड़ी डिफरेंट सोसाइटी थी। तब ये लोग आर्यंस आए थे, 300-400 साल हुए थे इनको यहाँ आए हुए, और ये अभी भी पैस्टोरल थे, इन्होंने एग्रीकल्चर एग्जैक्टली शुरू नहीं किया था। तो इनकी सोसाइटी जो थी फ्लक्स में थी, और उस समय में जो पॉलीएंड्री जो द्रौपदी ने की, मल्टीपल हस्बैंड्स वाली, उस समय बड़ा कॉमन था। अच्छा। हाँ, तो ये रोमिला थापर वगैरह की स्टडीज़ में है, वेंडी डॉनिगर की स्टडीज़ में है, उस समय ये बड़ा कॉमन था क्योंकि उस समय में रेडिंग बड़ी कॉमन थी विद इन आर्यन ट्राइब्स। इनफैक्ट ऋग्वेद में ये 10 ट्राइब वॉर की भी बात है, जिसमें आपस में ट्राइब्स लड़ते हैं पानी के पीछे। कई लोग इसको मानते हैं कि ये महाभारत थी, बट एक्चुअली ये गलत है। इनफैक्ट काफ़ी सीरियस हिस्टोरियंस भी ऐसा गलती कर चुके हैं, बट ये है नहीं। बट उस समय ये पता लगता है कि बड़े वॉर्स थे, तो उस समय औरतें उठा के ले जाते थे आपस में, रेडिंग में तो बड़ा कॉमन होता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद पूरी इंडियन हिस्ट्री में आप देखें, इनफैक्ट आप जब वहाँ पर रोम वगैरह में भी जब जर्मैनिक ट्राइब्स आए तो यही हुआ, औरतों को एक दूसरे उठा लिया गया। लेकिन मेरा एक सवाल इसमें जी। सोशल मीडिया के लिहाज से आ रहा है कि इतिहास को लेकर एक बड़ा विवाद है कि इसका इतिहास, उसका इतिहास। आप भी लिखती हैं, मैं आपके भी कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, तो आपको एक तरीके से रोमिला थापर से इन्फ्लुएंस्ड इतिहासकार बताया जाता है, या फिर इरफान हबीब साहब से इन्फ्लुएंस्ड इतिहासकार बनाया जाता है। तो मतलब ये जो एक नया चालू हुआ है कि ये वामपंथी इतिहासकार है, ये दक्षिणपंथी इतिहासकार है, इसके बीच में जो इतिहासकार है वो क्या सोचता है? मुझे लगता है कि एक तो पहले जो लोग किसी को वामपंथी दक्षिणपंथी कहते हैं, उनको मतलब नहीं पता इसका। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि रोमिला थापर एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है या इरफान हबीब एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, तो मेरा मतलब ये है कि उनकी जो इतिहास को देखने का तरीका है वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, जो कि मार्क्स का आइडिया था कि पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है 2 क्लासों का वॉर है, और उसी हिसाब से देखी जाए। गरीबों की तरफ से देखने वाला इतिहासकार और एक राजा की तरफ से देखने वाला इतिहासकार। जी, बट ऑल्सो जनरली दोनों की तरफ से, कि अगर ऊपर से ऑपरेशन आ रही है तो नीचे में कैसे देखा जा रहा है, कैसे मैनेज हो रही है। तो जैसे कि इरफान हबीब को बहुत लोग खराब बोलते हैं, बट इरफान हबीब ने कितना लिखा है मुगल टैक्सेशन के खिलाफ, कि अराउंड 30-40% मुगल टैक्सेशन थी उस समय में। लायंस शेयर, ये इरफान हबीब के अपने वर्ड्स है, लायंस शेयर ऑफ द सरप्लस वाज टेकन बाय द मुगल किंग। तो अगेन ये सब नुआंस में लोग जाते नहीं हैं, उनको लगता है मार्क्सिस्ट और सब खराब है, तो उनको पता नहीं लगता है कि कितना क्रिटिक खुद भी इरफान हबीब मुगल्स के खिलाफ करते हैं। रोमिला थापर ने कितना कुछ ऐसा लिखा है जो कोट एंड कोट प्रो हिंदुइज्म काफ़ी लोगों को लगेगा, बट वो लोग उसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि इसके बीच का जो इतिहासकार वामपंथी दक्षिणपंथी, वो इतिहासकार इतिहास करता है, अपने हिसाब से इतिहास करता है। अब मुझे कितने लोग वामपंथी इतिहास, मुझे हंसी आती है, मैंने तो आज तक कभी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यूज़ नहीं किया अपनी किसी भी रिसर्च के लिए। मैं एक अनाल स्कूल है फ्रेंच का, मेंटलिटे स्कूल, जैक लेगॉफ हैं, जॉर्ज डूबी है, उनकी जो मेथडोलॉजी उनको बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मानती हूँ, तो मैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ, उसको देखती हूँ, लिखती हूँ। तो मतलब मुझे तो बहुत, मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है कि वामपंथी होने का मतलब क्या है। हाँ, मेरी विचारधारा हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है लेफ्ट ऑफ सेंटर, बट अगेन मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, उसमें भी कितना कुछ है लेफ्ट में, आप अपने आप में आइडियोलॉजीज बड़ी हैं, वो भरी पड़ी है। ग्रामशियन सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशल लिबर्टेरियनिज्म है, क्या क्या नहीं है। तो लेकिन डज इट इम्पैक्ट हाउ यू इवैल्यूएट योर हिस्ट्री? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू नॉट लेट इट इम्पैक्ट, बिकॉज ये तो है कि मुझे बहुत बहुत तरीके से फीडबैक मिलता है, टू पुट इट माइल्डली। तो और ये सिर्फ मेरे कोट एंड कोट वामपंथी होने पे नहीं, मेरी औरत होने पे भी है। जिस तरीके से मैं हिस्ट्री बताती हूँ उस पे भी है कि मेकअप क्यों करती हो, कपड़े यूँ क्यों पहनती हो। फिर मैं एथीस्ट हूँ तो उस पर भी मुझे बड़ा होता है कि तुम हिंदुइज्म के खिलाफ क्यों हो, ये वो। और मुझे लगता है इस सबसे ऊपर मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है कि मैंने जस्टिस करना है अपने काम के साथ। बिल्कुल। और मेरा दायित्व एज एन इतिहासकार ये है कि जो मैंने इतिहास में पढ़ा लिखा सीखा है, और पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, सीख रही हूँ, वो लोगों को बताऊँ, क्योंकि मेरी एक एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो मैं तो ये एज अ घोड़ा जिसके ब्लाइंडर्स होते हैं वो मान के चलती हूँ, और मुझे फिर इतना ट्रोलिंग इफेक्ट नहीं करता। और आई थिंक जितना ज़्यादा मैं ये काम करती जाती हूँ उतना कम ट्रोलिंग मुझे इफेक्ट करता है, पहले शायद ज़्यादा करता होगा। तो मुझे तो ये सबसे मतलब हंसी आती है, मुझे लगता है इनको तो पता नहीं है वामपंथी क्या होता ठीक है, हम अकबर पे बात कर रहे थे। अकबर की अगर बात हो रही है तो राणा सांगा को हम नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बिल्कुल। बड़ा डिबेट पार्लियामेंट से शुरू हुआ, फिर वो सड़क पर करनी सेना आंदोलन करने लग गई। टीवी पर भारत एक खोज एक शो आता था जिसमें जी। ये दिखाया गया कि राणा सांगा ने अकबर को बुलाया और वो चाहते थे कि अकबर आए, लूटपाट करे, चला जाए, उसके बाद मैं फिर दिल्ली पर राज करूंगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। बाबर। बाबर। जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? भारत एक खोज जो टीवी पर दिखाया गया, डीडी न्यूज, डीडी नेशनल चैनल पर, और जो पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा, और जो नॉर्मल दंतकथाएं हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मतलब बिल्कुल, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे किसी ने वो क्लिप फॉरवर्ड की थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है जो उन्होंने बताया है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। एंड मुझे काफ़ी ऐसी भारत एक खोज की क्लिप्स लोग देते रहते हैं, मुझे काफ़ी उसमें एक्यूरेसी दिखाई देती है। क्योंकि उस समय था भी, लोग हिस्ट्री को थोड़ा सीरियसली ले रहे थे। भारत एक खोज में शायद एक ये प्रॉब्लम रही होगी कि बड़ी एग्जैजरेशन है, कि अगर मैं किसी को हीरो दिखाना चाहता हूँ, किसी भी राजा को, जैसे पोरस वगैरह को, तो मैं बड़ा ही उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बात करूँगा। वो आई थिंक एज ए हिस्टोरियन मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड वॉच। उसमें जो बात उन्होंने कही हमें काफ़ी सोर्सेज से पता लगा। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स तो बाबरनामा ही है, जो कि ये कहती है कि राणा सांगा के ऑनवॉय और दौलत खान, जो कि इब्राहिम लोदी के गवर्नर थे पंजाब के, दोनों के ऑनवॉय लगभग साथ में ही बाबर के कोर्ट में पहुंचे थे काबुल में, ये कहने कि आप आइए इब्राहिम लोदी का अटैक कीजिए, आप करेंगे अटैक उसको तो हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद इनफैक्ट ये पहली जगह मेंशन है बाबरनामा में, दूसरी जगह ये तब मेंशन है जब बैटल ऑफ खानवा होने वाला होता है। तो तब बाबर लिखते हैं कि ये बहुत ही मेरे लिए इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि जिसने मुझे भारत बुलाया था, जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, आज वही मेरे सामने खड़ा है। तो ये दूसरी बार बाबरनामा ये रीअफर्म कर देती है। ये बड़ी बात है, मतलब जी, हाँ, कि ये क्लियर है बाबर के जहन में कि राणा सांगा ने उन्हें बुलाया था। इनफैक्ट एक और सोर्स है बड़ी इंटरेस्टिंग, सूरज भान भारद्वाज करके, उन्होंने काफ़ी अच्छी किताब लिखी है, अकोमोडेशंस एंड कॉन्टेस्टेशन। वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके थे। तो बहुत ही उनकी वैसे भी रिसर्च ये सारे एरिया पे, मालवा, गुजरात, राजस्थान, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक सोर्स लेकर आए हैं हसन खान की कथा, जो कि हसन खान मेवाती पे है। तो हसन खान मेवाती जो थे, राणा सांगा की काफ़ी सारी कॉन्फेडरेट आर्मी थी, उसमें से एक हसन खान मेवाती थे। तो हसन खान की कथा नरसिंह मेयो करके किसी ने लिखी है, 16-17 सेंचुरी की सोर्स है। उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने बल्कि नाम भी दिया है उस इंसान का जो लेकर जाता है ये प्रस्ताव बाबर के पास। अच्छा। सलाहदी पूर्बिया करके उनका, वो राजपूत हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। उस समय पूर्बिया राजपूत का बड़ा वर्चस्व था ये मालवा एरिया में वगैरह, मांडू की सल्तनत में भी उनका बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। तो वो लेकर गए थे। तो ये तो है, ये दो सोर्सेज जो ये पक्का कर देते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया था बाबर को। अब अगर आप राजपूत सोर्सेज देखें तो जैसे जीएच ओझा हो गए या रीमा ओझा हो गई, वो कहते हैं कि भाई राजपूत सोर्सेज, कुछ राजपूत सोर्सेज ये कहती हैं कि राणा सांगा इतने पावरफुल थे कि बाबर ने अपना ऑनवॉय भेजा राणा सांगा को कि आप मेरी हेल्प करें, और राणा सांगा ने वो एक्सेप्ट किया कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उन्होंने सलाहदी पूर्बिया को भेजा कि आप ये एक्सेप्टेंस लेटर बाबर के कोर्ट में देकर आओ। तो दोनों में ये तो है कि राणा सांगा की संधि बाबर से कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन था, कोई एग्रीमेंट तो थी ही, जिसको बाद में राजपूत सोर्सेज ये भी क्लियर कर देती हैं कि बाद में वो संधि से मना कर दिया उनको, क्योंकि उनको ये काउंसिल मिला उनके कन्फेडरेसी से कि आपके लिए सही नहीं होगा, आप वेट एंड वॉच कीजिए। बाबर भी इस बात का मलाल जताते हैं कि भाई मैं आया और इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरी हेल्प नहीं की, राइट। तो मुझे अकेले ही ये काम करना पड़ा, और मैं काफ़ी कम फोर्सेस के साथ आया था। वो तो खैर उस पर मैं लेटर आ जाऊंगी। बाबर के पास गन पाउडर था, जो कि अपने आप में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एपॉक है इंडियन हिस्ट्री में उस समय। तो वो तो जीत गए, काफ़ी उनके लिए काफ़ी आसान था ये जीतना। बट राणा सांगा ने उनको इस हिसाब से धोखा दिया, क्योंकि राणा सांगा का मोटिवेशन ये था कि अगर वो यहाँ आ जाएंगे, अटैक करेंगे, तो फिर जैसे कि तिमूर आए थे और वापस चले गए थे, ये भी वापस काबुल चले जाएंगे, तो ये जो सारी टेरिटरीज है मैं रख लूँगा, मेरा इस पे काबू हो जाएगा।
बट ऐसा हुआ नहीं, बाबर तो यहाँ जम गए। तो फिर राणा सांगा को ये फ्रस्ट्रेशन थी कि ये इंसान तो वापस जा ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने खानवा की प्रिपरेशन की, और बाबर को भी फिर ये रिफ्ट थी कि भाई मैं तो आया और इसने मेरी हेल्प नहीं की, तो दोनों तरफ से एक दुश्मनी, एनिमिटी थी। और राणा सांगा ने फिर उन पे अटैक किया। बैटल ऑफ खानवा हुआ जिसमें फिर से गन पाउडर वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। वहाँ पर बाबर कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिफेंस यूज़ की थी, रूमी डिफेंस जिसको वो कहते हैं, जहाँ पर क्योंकि उस समय तो बाबर के पास कोई फोर्ट्स नहीं थे जिसपे वो गन्स तान सकें अपनी, तो उन्होंने क्या किया कि कार्ट्स को लेकर उनको बीच में ऐसे रखकर, और ब्रेस्ट प्लेट्स जो होती हैं जो सोल्जर्स पहनते हैं उनके बीच में ऐसे खांचे से बनाए जिसके बीच में आप गन्स रखें, और फिर गन से आप फोर्ट्स उड़ाएं, लोग उड़ाएं एंड ऑल दैट। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने क्लियरली अपने उज़्बेकिस्तान में सीखी थी, जिसको वो ऑटोमन डिफेंस या रूमी डिफेंस कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो बाबरनामा में उसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो ये तो क्लियर है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में कोई संधि थी। अब आते हैं कि क्या उनको गद्दार मानना चाहिए। मुझे लगता है ये गद्दार का जो आइडिया है कि आप किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को आज के बॉर्डर्स पे बेस करके गद्दार बोले, बिल्कुल ये गलत आइडिया है। बिल्कुल, ये मतलब मैं भी ये मानता हूँ कि उस समय तो भारत एक देश के रूप में था भी नहीं। जी बिल्कुल। उस समय सल्तनतें थी, और अगर कोई जयपुर में बैठा आदमी और दिल्ली की सल्तनत पे हमला करता है तो वो जयपुर के लिए गद्दार हो सकता है, दिल्ली के लिए नहीं होगा। बिल्कुल तो वो लोग ना, मतलब भारत को जब देखते हैं तो वो अनंत काल से देखते हैं, बिल्कुल जो कि एक गलत मापदंड है इतिहास को देखने का या किसी का राष्ट्रवाद को देखने का। सही बात है। और मुझे लगता है ये बाकी रूलर्स के लिए भी लागू होना चाहिए। मुस्लिम रूलर्स को भी काफी लोग बोलते हैं कि भाई वो तो आउटसाइडर से, क्या मतलब होता है आउटसाइडर, कहाँ से आउटसाइडर है? कल्चरली आउटसाइडर आप भले ही बाबर को कह लें क्योंकि वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, उनका थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है, वो बाबरनामा में भी दिखता है। वो कहते हैं भाई मुझे तो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं पसंद, मैं तो वाटरमेलन खाता हूँ, ये वो गर्मी है यहाँ पर एंड ऑल दैट। वो भले ही कल्चरली उनका थोड़ा डिफरेंस हो, बट उनकी कितनी पुश्तें यहाँ पर पैदा हुई। अकबर यहाँ पैदा हुए, औरंगजेब दोहड़ में गुजरात में पैदा हुए। वो हुमायूं की एक कहानी थी कि हुमायूं को रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी, राखी भेजी थी, जी जो जी जी राणा सांगा की वाइफ थी, जी जिनको जी जी कहते जी हैं, जी और जी जिनके नाम पर करनी सेना ये बनी। इसमें कितनी सच्चाई है कि राखी भेजी थी और हुमायूं गए थे उन्हें बचाने के लिए। राखी नहीं भेजी थी, हाँ। लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ। ये थोड़ा मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगेन ये एज अ मिथ बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो एज अ हिस्टोरियन मैं भी इसे इंटरेस्टिंगली देखती हूँ। बट हुमायूं की वजह से कर्णावती के जो बेटा था उनको वो पूरा उस एरिया का वर्चस्व मिल गया था बिकॉज ऑफ हुमायूं। हुमायूं ने इसलिए नहीं किया था ताकि वो उनको इंस्टॉल कर सके डायरेक्टली, बट उनके एक्शंस की वजह से उसको बेनिफिट मिला। पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि उस समय के लोग इसको एज अ रक्षाबंधन के साथ जोड़कर देखते हैं। एक कल्चरल बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि रक्षाबंधन का रिस्पेक्ट तो हुमायूं भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? यू नो, इवन दो वो मुसलमान है और वो एक डिफरेंट कोट एंड कोट कल्चरल बैकग्राउंड से आता है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, लेकिन उसको समझ होगी इस ट्रेडिशन की क्लियरली। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है। आज जैसे हम देखते हैं कर्णावती और हुमायूं को, हमको लगता है बिल्कुल पोल्स अपार्ट, वो हिंदुइज्म के लिए लड़ रही है, वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है। उस समय तो ऐसा कोई आइडिया नहीं। उस समय उनको लगता है कि हाँ भैया इन लोगों का अगर ये इंसान जो है कर्णावती का बच्चा बना है तो हुमायूं की वजह से बना होगा, कोई ना कोई इनका आपस में भाई बहन का रिश्ता रहा होगा। तो आई थिंक ये लेजेंड अपने आप में बड़ा एक हार्मनी का जो मैसेज लेकर आता है, वो उस समय की सोच थोड़ी रिफ्लेक्ट करता है एज कम्पेयर टू आज की सोच, जहाँ पर लोग मतलब इसको डिस्प्रूव करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो गद्दार का आइडिया है ये किसी भी रूलर के लिए नहीं होना चाहिए। बाबर अपनी टेरिटरी को लॉयल है, राणा सांगा अपनी टेरिटरी को लॉयल है, हसन खान मेवाती अपनी टेरिटरी को, सुल्तान। अब राणा सांगा उस समय कितने लोगों से ऐसे हेल्प लेते थे जो कोट एंड कोट मुस्लिम हैं। अब जैसे रणथंबोर पे अटैक किया था इब्राहिम लोदी ने, तो ठक्कुर करके एक पोएट है 16वीं सेंचुरी के, वो कहते हैं कि राणा सांगा गए थे इनसे मदद मांगने, मुजफ्फर शाह जो सुल्तान ऑफ गुजरात थे, और उन्होंने उनकी मदद की और उससे वो रणथंबोर उन्होंने वापस ले लिया उनसे, इब्राहिम लोदी को भगा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद जब खानवा हुआ तो हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ थे, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे वो भी राणा सांगा के साथ थे, राइट। तो ये एक पूरे के पूरा आइडिया ही नहीं है कि मैं राणा सांगा हूँ, मैं हिंदुइज्म के लिए लड़ रहा हूँ। वो भी आज का आइडिया है कि हिंदुइज्म एक साइलो है, उस समय जो मुझे पॉलिटिकली ठीक लगेगा मैं वो करूँगा।
राइट। तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग। और किंवदंतियाँ जो है मुझे लगता है वो सारे रूलर्स के लिए आती हैं, और उनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप कैसे लोगों को देखते हैं। काफ़ी सारे ऐसे हिस्टोरियंस हमारे समय में रहे हैं, मतलब हमारे समय में तो नहीं, मतलब हमारे हिस्ट्री में रहे हैं, जैसे कि निकोलाउ मानुची वगैरह, जिन्होंने दंत कथाओं को लॉग इन करना शुरू किया है कि भाई मैं इनको लिखता हूँ, इनको रिकॉर्ड करता हूँ। अब वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कई कई लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट वो अपने आप में उस समय की एक बड़ी अच्छी विंडो है कि बाजार में उस समय लोग शाहजहां को कैसे देख रहे हैं। जहानारा की इतने समय तक शादी नहीं हुई, ताउम्र उनकी शादी नहीं हुई, लोग उसको कैसे समझ रहे हैं। उनको लग रहा है शायद इसकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हो सकता है इनके फादर के साथ इनका कुछ अफेयर हो, राइट। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है रूलर को देखने का। हाँ, उसे फैक्ट मान लेना गलत है, क्योंकि खुद ही निकोलाउ मानुची कहते हैं भैया ये तो बाजार गॉसिप है, बट उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बाजार गॉसिप क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दंत कथाएं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, पर दंत कथाओं को फैक्ट नहीं मानना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर दंत कथा कोई आ रही है तो क्यों आ रही है, उसके पीछे की सोच क्या रही होगी, उस समय क्या परसेप्शन है एक पर्टिकुलर रूलर की, वो देखना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर मुगल रूलर की बात करें तो औरंगज़ेब को रहमतुल्लाह अलैह का एक दर्जा दिया गया, सेंट एक हुड है एक तरीके से। ये बाकी मुगल साम्राज्य के जो बादशाह हुए उन्हें क्यों नहीं मिला, जबकि औरंगज़ेब को लेकर यह है कि इतने क्रूर थे, इतने कट्टर थे, अकबर इतने लिबरल थे, हुमायूं भी बहुत लिबरल थे कुछ हद तक, लेकिन ये जो लक़ब है ये औरंगज़ेब को क्यों मिला रहमतुल्लाह अलैह का? आई थिंक बिकॉज वो पर्सनली थोड़े बड़े ऑस्टियर मुस्लिम थे। ओके। वो इस्लाम को बड़ा ऑस्टियरली फॉलो करते थे। उन्होंने सिलाई करके जो भी उन्होंने पैसा कमाया वो उनके ग्रेव पे लगना चाहिए। उनकी ग्रेव बड़ी सिंपल सी है, बाकी सबने बड़े बड़े मकबरे बनवाए हैं। शराब वगैरह उन्होंने छोड़ दी थी इवेंचुअली। कई लोगों को लगता है म्यूज़िक उन्होंने बैन कर दिया था, जबकि गलत है, वो ऐसा नहीं है। बट वो मुहतसिब उन्होंने अपॉइंट किए थे कि आप देखें कि शरिया के हिसाब से लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उनके समय में ये आइडिया था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको पार्डन मिल जाएगा। तो वो पर्सनली बड़े ही स्टॉन्च मुस्लिम थे। तो हो सकता है उस वजह से लोग आज उनको ये दर्जा देते हों। बट कितना इस्लाम उनके एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, और किस तरीके से यूज़ हो रहा था। क्योंकि उनके समय में जो है मुगल एम्पायर वाज प्रोबेबली फेसिंग द बिगेस्ट हार्डशिप। डेक्कन बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक फ्रंटियर था। शाहजहां के टाइम पे भी था, बट औरंगजेब के टाइम पे और हो गया था। यू हैड शिवाजी, उससे पहले जहांगीर के टाइम पे मलिक अंबर थे। तो ये लोग काफ़ी थोड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे। तो डेक्कन पे बहुत पैसा वेस्ट हो रहा था। फिर उसके बाद सिख रिवोल्ट भी था, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए बड़ा पैसा वेस्ट हो रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि सिख वर्सेस मुस्लिम हो रहा था उस समय। ऐसा क्यों होगा भाई? उनको इतने सारे हिंदूज से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको इतना छोटा जो माइनॉरिटी उस समय रिलीजन शुरू हो रहा है सिखिज्म से क्यों प्रॉब्लम हो? प्रॉब्लम शुरू होती है जहांगीर के टाइम पे, गुरु अर्जन देव को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, असैसिनेशन। उस समय क्यों असैसिनेट करते हैं? क्योंकि उनके जो राइवल थे, उनके खुद के बेटे खुसरो जिन्होंने बगावत कर दी थी, उनके माथे पे तिलक किया था गुरु अर्जन देव ने। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु अर्जन देव को मुझे मौत के घाट उतारना चाहिए, बिकॉज ये इन्होंने ट्रीजन किया है एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करके जो क्राउन के खिलाफ है। सिमिलरली उन्होंने नूरजहां के हस्बैंड को भी मरवाया, अली कुली इस्ताजलू करके, उनका शेर अफगान उनका टाइटल था। क्योंकि अगेन वो खुसरो के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिगरी थे, उनकी हेल्प की थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई तुम भी अगेंस्ट हो मेरे, तो उन्होंने उनकी भी मौत करवा। तो ऐसे कितने उन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारा जिनसे पॉलिटिकल बैर था। बिल्कुल। तो गुरु अर्जन देव का वही जो आज के भी दिन में हो ही रहा है एक तरीके से, मतलब आज मौत के घाट नहीं उतार रहे हो, फिर भी आप जेल में तो डाल रहे हो। आप उसको हाँ, मतलब यूएपीए, ये उस समय का यूएपीए था, हो सकता है। बिल्कुल। और मोनार्की का तो मुझे लगता है थोड़ा डेमोक्रेसी से कंपैरिजन भी नहीं, क्योंकि मोनार्की थोड़ी एक्सट्रीम होती है, स्पेशली फोर्स जिस तरीके से वो यूज करती है। क्योंकि अगर एक मोनार्क फोर्स नहीं यूज करेगा तो उसे कोई सीरियसली नहीं लेगा, ये आइडिया है। तो कोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं फोर्स यूज करूं और मैं
उस फोर्स से अपना वर्चस्व जमा लूं, तो लोग मुझसे डरे। ये मोनार्की का मेन स्टे होता है, तो इसलिए बड़ी ब्रूटैलिटीज होती हैं। लोगों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ तो खैर बहुत ही होती है, मैं तो उस पे आऊंगी। औरंगजेब पर ये मतलब औरंगजेब पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर बात कर रखी है और लोगों का अपना अपना पक्ष है। औरंगजेब का एक पॉपुलर पक्ष है कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए जी और मैं देख रहा था तो आपका क्लेम है कि कश्मीर के राजा कलाशा हैं और शंकर वर्मन हैं। जी। तो ज़्यादा मंदिर किसने तोड़े, औरंगजेब ने तोड़े या इन दोनों ने तोड़े? अगर आप रिचर्ड ईटन की कैलकुलेशन से जाएंगे, हम्म उन्होंने कहा है कि 1192 से 1700s के बीच में 80 मंदिर तोड़े हैं, उसमें से 10 औरंगजेब ने तोड़े हैं। अगर आप राजतरंगिणी देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो राजा हर्ष थे, 11th सेंचुरी के जी। रूलर थे कश्मीर के, उन्होंने 2 मंदिर छोड़ के कश्मीर में जितने मंदिर थे सबको तोड़ दिया। सारे मंदिर तोड़वा दिए? सिर्फ मंदिर तोड़वाए नहीं, उन्होंने मंदिर से जो मूर्तियां थी उनको तुड़वाकर फिर उनको मिट्टी में लिपटाया, फिर साधुओं को बोला उन पे मलमूत्र करो। मतलब क्यों? मतलब ये एक अजीब तरीके की नफरत। शुरू तो उन्होंने लूटना इसलिए किया था क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, उनको धन की कमी हो गई थी, बट उसके बाद जो ये मैडनेस निकल के आती है, फिर उन्होंने, जो औरंगजेब ने कभी नहीं किया, उन्होंने एक बाकायदा ऑफिसर नियुक्त किया, देव उत्पात नायक, जिसका पूरा का पूरा लाइफ का मोटिव ही यही था, उनको सैलरी ही इसलिए मिलेगी अगर वो जा जाके मंदिर तोड़े। देव उत्पात नायक? हाँ, जो देवों का, जो दैविक मूर्तियों का उत्पात मचाए, वो ऐसा अफसर। तो उनका रिलीजन क्या था किंग हर्ष का? तो उनका रिलीजन एट 2 मंदिर जो उन्होंने बाय द वे छोड़े, जिनको उन्होंने, एक तो सूर्य मंदिर था जो कि मार्कंड टेम्पल, उस समय बड़ा फेमस टेम्पल, और एक उन्होंने बुद्ध विहार वहां पे था, उनको छोड़ा। तो मेरे हिसाब से तो उनकी बहन बुद्धिस्ट हो गई थी। हाँ जी, उनकी बहन बुद्धिस्ट हो गई थी किंग हर्षा की शायद। ये दूसरे हर्ष अच्छा, हैं। ये दूसरे हर्ष ये हैं, वो सॉरी। इंडिया के जो 7th सेंचुरी वाले, अच्छा। 8th सेंचुरी वाले हर्ष हैं, जिनका बाणभट्ट ने जी हर्षचरित जी लिखा, जी जी। वो डिफरेंट हर्ष। अच्छा, वो वो बाणभट्ट के टाइम पे हमें सती का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, कैसे हर्ष ने सती रोकी थी अपनी बहन की, अच्छा। क्योंकि वो तो बुद्धिस्ट और सती में नहीं मानते थे। और बाणभट्ट ने बड़ा अच्छा क्रिटिक भी लिखा है कि तुम्हारे जलने से तुम्हारे पति को क्या फायदा होगा, तुम रहोगी, जिंदा रहोगी, तुम्हारा बच्चा है तो उसको ज्यादा फायदा होगा, तुम उसके बच्चे को पालोगी पोसोगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग उस समय का है, बट ये हर्ष दूसरे हर्ष, ये अच्छा। कश्मीर के राजा हर्ष है। तो हर्ष ने मंदिर तोड़वाए, उन पर मलमूत्र करवाया। जी जी जी। और फिर ये जो राजा हाँ, हुए फिर शंकर कलशा वर्मा। है। हाँ। कलशा ने एक पूरे का पूरा टाउन विजयेशा करके जला दिया, और उसमें एक विजयेश्वर का मंदिर था, वो भी जल गया, सिर्फ क्योंकि उनको अपने फादर से बदला लेना था। तो ये जो माना जाता है कि औरंगजेब वर्सेस शाहजहां हुआ था, और औरंगजेब तो कितना खराब है, देखो उन्होंने फादर के साथ क्या किया। काल्हान की राजतरंगिणी में लिखा है कि कलशा ने जब यूं जला दी अपनी फादर की राजधानी, उनके माँ बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी, और उनको फिर उनकी राजधानी छोड़कर पलायन करना पड़ा। एंड ये सब देखकर कलशा बड़ी खुशी होकर नाचे, काल्हान की राजतरंगिणी में है। तो और ये फिर उसके बाद शंकर वर्मन, जो कि 9th सेंचुरी के बड़े फेमस रूलर थे कश्मीर के भी, अगेन काल्हान की राजतरंगिणी में कहा है कि 64 टेम्पल्स में उन्होंने लूटपाट मचाई, और उन्होंने 2 रेवेन्यू ऑफिसेस शुरू किए, अट्टापट्टी भागा और गृहकर्ता करके, जिसमें उनको वो टैक्स लगाते थे भारी भरकम टेम्पल्स पे, और उसका शेयर उनको जाता था। फिर उसके बाद जब वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो जितनी भी टेम्पल प्रॉपर्टीज थी, जो उनको लैंड वगैरह मिलता है, उसको कन्फिस्केट कर लिया, खुद की मतलब खुद के लैंड में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो विलेजर्स पे उन्होंने एक्सेसिव फाइन लगाने शुरू कर दिए। और फिर जब वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर उन्होंने हर टेम्पल को जितना दान देते थे उतना कम कर दिया। फिर उसके बाद डेटा फजब करके यूं दिखाया कि भैया मैं तो हर साल बहुत दान देता हूँ। तो बड़ा एक ऑरविलियन 1984 टाइप्स की, पहले तो कम दान दो, फिर उसके बाद बोलो कि भैया मैंने तो बोला था 50, मैंने तो 60 दिया है, जबकि पहले आप 70 दे रहे थे। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सब एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो मेरे हिसाब से तो औरंगजेब तो बहुत ही लिबरल नजर आता है, मतलब उसके बच्चे सामने। लगते हाँ, हैं मतलब उनके सामने, कुछ भी नहीं किया होगा कुछ देखा भी जाए नहीं। तो। क्षेमगुप्त करके हैं, अगर आप बौद्ध टेम्पल पे आएंगे तो और भी बड़ी लिस्ट है। क्षेमगुप्त करके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री जयेंद्र विहार जला दी। क्यों जलाई? क्योंकि उनके एक डामर छुपे हुए थे उसके अंदर संग्राम करके, जिनसे वो बैर खाते थे। तो भैया उसको निकाल के मारो? नहीं, पूरी की पूरी बौद्ध मॉनेस्ट्री जला दी।
और अंदर जो बुद्ध का मूर्ति थी उसको तोड़कर अपने नए टेम्पल की नींव में लगाया, शेमगौरीश्वर करके। वो शिव टेम्पल था। तो ये सब अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कितने टेम्पल्स, और ये अक्सर माना जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, मुझे लगता है कि भाई अगर हिंदू राजा मंदिर तोड़ रहा होगा तो वो मंदिर की मूर्तियों को बड़ा रिस्पेक्ट करेगा, फिर अपने मंदिर में लगा। नहीं भाई, ये तो हर्षा देखिए क्या मूर्ति नहीं, का रिस्पेक्ट हमने कर वो रहे हैं। बनारस मैं गया था, बनारस में बहुत सारे जो पौराणिक शिवलिंग थे जी। उनको तोड़ा गया, और उनकी जो जिस हालत में उन्हें रखा गया था वो कॉरिडोर बनाने के बाद, वो आपके स्टोरी से मैं एकदम रेजोनेट कर रहा हूँ कि इट कुड हैव बीन दैट सेम सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। काल्हान बोलते हैं कि हर्ष के समय में अगर आप किसी स्ट्रीट से जाएं तो आपको ये मूर्तियां यूं पड़ी हुई ऐसे पड़ी होती थी रास्ते में। एग्जैक्टली, कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट। तो ये मुझे लगता है कि उस अगर ये सारे आप एग्जांपल्स देखें और इसके बारे में बात करें तो फिर औरंगजेब तो बहुत ही कुछ ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि औरंगजेब अचानक से एक निकलते रहते हैं। बिल्कुल। मतलब और मुझे लगता है कि अगर आप एक हिंदू मंदिर, एक हिंदू राजा के मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप ये भी बात करते हैं, मुझे काफी लोग कहते हैं अरे उन्होंने मंदिर बनवाए, तो मुझे लगता है औरंगजेब ने भी बनवाए मंदिर। तो उसके एग्जांपल्स भी दे सकते हो। चित्रकूट है, चित्रकूट बालाजी टेम्पल है, फिर उसके बाद दाऊजी महाराज टेम्पल है, फिर उसके बाद उन्होंने कितने सारे सेंट्स को ग्रांट दिया। उमानंद टेम्पल गुवाहाटी में उसको ग्रांट दिया। मंगलदास बैरागी करके हैं, जंगम सेंट्स हैं उनको। फिर जैन, माय गॉड, जैन्स तो उनको बहुत मोहब्बत करते थे। जैन की दो जैन टेक्स्ट हैं बहुत इंटरेस्टिंग संस्कृत में, 1670s में लिखी गई है ब्रह्मविलास, और 1700s में पद्मनंती पंचविशिका। दोनों कहती हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस बहुत है औरंगजेब के समय में। ये जैन कह रहे हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्जैक्टली। उनके समय में औरंगजेब के एम्पायर के लार्जेस्ट फंडर जो थे, सबसे ज्यादा जो पैसा लगाते थे औरंगजेब के बारे, शांतिदास जवाहरी जैन थे। उनको थैंक यू बोलने के लिए औरंगजेब ने अबू, गिरनार और शत्रुंजय के जैन टेम्पल्स को बहुत सारे ग्रांट्स दिए। उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी शांतिदास जवाहरी से। राम विनोद करके एक और जैन टेक्स्ट है, अराउंड 1700s ही लिखी गई है। उसमें भी ये कहा गया है कि भाई जो हम लोग हैं, हमें पूरी आज़ादी है अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। और मैंने जो ये जैन टेक्स्ट लिखी है राम विनोद, वो औरंगजेब के सानिध्य में ही लिखी है। लेकिन आज मैं जैसे देखता हूँ जैन खास तौर पर एक अलग रिलीजन है जी। लेकिन मैं काफी तौर पर हम लोग देखते हैं कि जैनिज्म एक तरीके से डाइल्यूट हो गया है हिंदुज्म में, कि अब जैन भी हिंदू के जैसे ही रहने लग गए हैं, हिंदू जैसी बातें करने लग गए हैं। दे बिलीव इन द मैजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। वो कब होना शुरू हुआ? आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद अचानक से कुछ ऐसा शुरू हुआ? मुझे लगता है कि ये अंग्रेज़ों के समय में शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो नॉन मुस्लिम सेक्ट्स थे उनको सबको हिंदुइज्म के अम्ब्रेला में डाल दिया। तो उसमें फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म, आप अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर राइटिंग्स पढ़ें तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को सेक्ट बोलते हैं। हाँ, जबकि ऐसा गलत है। पंथ है। हाँ, वो सिखिज्म को भी पंथ बोलते हैं। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल गलत है। ये सब अपने आप में रिलीजन्स हैं। इनकी कितनी चीजें हैं जो वेदास और पुराणास से मेल नहीं खाती है। जैसे कि जैनिज्म में जो स्टॉन्च वेजिटेरियनिज्म का आइडिया है, वो वेदास में कहाँ मिलता है? जैनिज्म से ही है। बिल्कुल मूर्ति नहीं पूजा, वो शुरू ही अहिंसा का जो आइडिया है, नॉन वायलेंस का, आप वेदास में पढ़े, उसमें बहुत वायलेंस लिखा है। ऋग्वेदा में तो पूरे का पूरा ही आइडिया वायलेंस का है, क्योंकि वो उसमें वो सब समुद्र मंथन हो रहा है और देवों और असुरों के बीच में कितना वायलेंस है। तो ये जैनिज्म से शुरू होता है। बुद्धिज्म से ये आइडिया ये कि ब्राह्मणिज्म को हम क्यों माने, ये बुद्धिज्म से शुरू होता है, जो कि वेदास की नींव पे अटैक करता है कि वाई शुड वी कंसिडर ब्राह्मण्स इज इम्पोर्टेंट। कौन है वो और वो क्यों हमारे इंटरमीडियरी बनेंगे? अगर मुझे मोक्ष चाहिए, अगर मुझे सैल्वेशन चाहिए, अगर मुझे निर्वाण चाहिए, तो ये अगेन वेदास के खिलाफ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अंग्रेज़ों ने शुरू की, जहाँ पे उन्होंने ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि जो भी नॉन मुस्लिम सेक्ट्स हैं, जो भी नॉन मुस्लिम रिलीजन्स हैं, वो सब के सब हिंदुइज्म के अम्ब्रेला में डाल दो। तो इसीलिए फिर जगन्नाथ की वर्शिप भी आपने उसमें डाल दी, शक्ति की भी। अगर आप शक्ति पुराण देखें, आप शिव पुराण देखें, दोनों में कितना फर्क है। शक्ति पुराण कहता है शक्ति इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग, शिव पुराण कहता है शिव इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग, राइट? विष्णु पुराण कहता है विष्णु इज द ओरिजिनेटर। तो ऐसे डिफरेंट सेक्ट्स हैं। उस समय में अगर आप भक्ति मूवमेंट देखें, आप किसी शैव वैष्णव को कहते हैं आप सेम रिलीजन के हैं, वो देगा आपको अच्छे से। नहीं मानते क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के मंदिर भी तोड़े हैं काफी। बहुत मंदिर तोड़े हैं, बिल्कुल। कितने शैव मंदिर बने हैं जैन मंदिर को तोड़ के।
जब वीरशैव मूवमेंट आई थी कर्नाटका में, क्योंकि जो किंग बिज्जल थे वो जैन थे और उनके जो मिनिस्टर थे जो वीरशैवाइट मूवमेंट के बासवन्ना वो वीरशैवाइट थे। तो बहुत बैकलैश था जैन्स के खिलाफ, बासवा पुराण वगैरह में बड़ा वायलेंस लिखा है जैन्स के खिलाफ। तो मेगुदी टेम्पल करके है, आदिचंद्रलूर में कितने टेम्पल्स हैं, उमडेश्वर महादेव टेम्पल करके है राजस्थान में। तो ऐसे कितने सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो पहले जैन टेम्पल्स थे, उनको फिर शिव टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने तो ये सब नहीं देखा, उन्होंने कहा ये सब भाई हिंदुइज्म का हिस्सा है, और वही प्रॉब्लम फिर हम आज झेल रहे हैं, जो कि लोगों ने फिर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि इतने समय से अगर आपको वही फीड किया जाएगा, वही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो नुआंस आया नहीं है लोगों में कि ये एक अलग रिलीजन है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है। पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल बोला है कि रुचिका जी से ज़रूर पूछिएगा। बिल्कुल। चाणक्य पर एक बहुत बड़ा विवाद है। पूछा है कि चाणक्य और कौटिल्य ये दोनों एक ही आदमी हैं नहीं, या जिनका नाम विष्णुगुप्त है, ये तीन व्यक्ति क्या एक ही हैं या एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं करते थे? तो तीनों का मैं अलग बताऊंगी। एक तो कौटिल्य जो है वो कुटिला करके एक गोत्र है, वहां से आता है, या कुटला करके एक है, और चनका जो है चाणक्य का गोत्र है। तो दोनों गोत्र नेम्स हैं। तो ये एक इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान के दो गोत्र नहीं हो सकते, दो गोत्र नेम नहीं हो सकते। तो ये तो पक्का है कि ये लोग एक इंसान नहीं है। अब अर्थशास्त्र में मेंशन है कौटिल्य का, बहुत बारी मेंशन है कि कौटिल्य के हिसाब से ये है। कौटिल्य जो थे वो मोस्ट प्रोबेबली अर्थशास्त्र के कंपाइलर थे, क्योंकि वो और लोगों का व्यू भी उसमें रखते हैं। ये काफ़ी स्टडीज़ भी हो चुकी है इस पर, ट्रॉटमन वगैरह ने स्टडी की है, अमिला थापर ने स्टडी की है, जहाँ पर वो ये काफ़ी क्लियर कर देते हैं कि ये जो बुक्स जैसे 1 to 2 है, बुक्स 4 to 8 है, इनका जो राइटिंग स्टाइल है बड़ा डिफरेंट है। तो क्लियरली काफ़ी सारे ऑथर्स रहे होंगे और कंपाइलर एक है कौटिल्य, जिसका नाम है विष्णुगुप्त। अच्छा, ठीक है, कौटिल्य उनका गोत्र नेम हो गया, जैसे कि भारद्वाज किसी का गोत्र नेम होता है, बट नाम उनका संजीव हो सकता है। तो ऐसे ही विष्णुगुप्त कौटिल्य उनका नाम है, विष्णुगुप्त उनका प्रॉपर नेम है और कौटिल्य उनका गोत्र नेम है। चाणक्य कहीं नहीं है चंद्रगुप्त के जीवन में, चंद्रगुप्त के जीवन में कहीं हमको नहीं मिलते हैं। ग्रीक सोर्सेज ने मेंशन करती हैं। मेगास्थनीज, अब लोग कहते हैं मेगास्थनीज तो हमें आधी अधूरी मिली, बट जितनी भी मिली है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के बारे में तो मेंशन करती हैं। मेगास्थनीज इनफैक्ट अपनी इंडिका लिखने के लिए सिर्फ कोर्ट का ही मेंशन करते हैं, वो कोर्ट से बाहर गए ही कहाँ। तो इसीलिए उनकी काफ़ी सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो अपने आप में बड़ी एलीट फाइंडिंग्स हैं, उनको जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। बट अगर इतने बड़े इंसान थे चाणक्य, तो मेगास्थनीज को तो मेंशन करना चाहिए था। उस समय की कितनी सारी ग्रीक सोर्सेज में स्ट्राबो, डियोडोरस, कोई भी मेंशन नहीं करता है। जिन्होंने बैटल ऑफ हाइडास्पस लिखा है पोरस के समय में, इनफैक्ट ट्रॉटमन की स्टडी से निकल कर आता है कि जो हम चाणक्य को उपाधि देते हैं मिनिस्टर की, कि उन्होंने नंदा वंश को डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जटाएं नहीं बांधूंगा तब तक। बिल्कुल। वो एक्चुअली पोरस का काम था। पोरस ने अपनी आर्मी भेजी थी, जो कि राजा पुरु थे, जिन्होंने बैटल ऑफ हाइडास्पस, झेलम का बैटल अलेक्जेंडर से लड़ा था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, वो हार गए थे ये बैटल। लेकिन अलेक्जेंडर इतने खुश थे उनकी बहादुरी से कि उन्होंने अपनी टेरिटरीज इनको दी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं गवर्न कर पाऊंगा, मैं तो मैसेडोनिया जाऊँ। बट उनकी तो मौत हो गई मैसेडोनिया पहुंचने से पहले। तो सारी की सारी टेरिटरीज फिर पोरस की हो गई। तो पोरस हार के भी बाजीगर स्टाइल में जीत गए, काफी उनकी टेरिटरी डबल हो गई हारने से। ये शायद पहली बार हुआ हो इतिहास में, Exactly, हार के भी डबल अपने हो आप गया। में, हाँ, अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग पोरस की स्टोरी है। तो पोरस ने आर्मी भेजी थी चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि नंदा से उनकी भी दुश्मनी थी। तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली बात है। तो ये स्टोरी फिर ये बाद में इसको यूज किया गया 5th सेंचुरी सीई में। सबसे पहले चाणक्य का वर्णन आता है, महावंशा करके एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, जहाँ पर ये कहा गया है कि चाणक्य जो थे मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के। अभी भी ये कोई मेंशन नहीं है कि अर्थशास्त्र के राइटर थे वो। इनफैक्ट इसके बाद कितने टेक्स्ट हैं जहाँ पर दोनों को अलग रखा गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बताई गई है और चाणक्य को चंद्रगुप्त मिनिस्टर बताया गया। 12th सेंचुरी में हेमचंद्र की द्वयाश्र महाकाव्य करके एक किताब है, और एक परिशिष्ट पर्वन करके किताब है, उसमें वो ये लिखते हैं कि दोनों सेम इंसान हैं। तो ये बड़ा लेटर अपेंडेज है कि ये चाणक्य का मिथ कॉन्कॉक्ट हुआ।
पहले तो कहीं हमको मिलता ही नहीं है कि ये चंद्रगुप्त के कोई बड़ा ही मिनिस्टर अच्छा रहा होगा ये वो। प्लस अर्थशास्त्र जो थी वो मौर्यन एम्पायर के काफ़ी बाद लिखी गई थी, ये भी ट्रॉटमैन की स्टडी से प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसमें जो कॉइन्स मेंशन्ड है, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड मेंशन्ड है, वो सब 1st सेंचुरी BC 2nd सेंचुरी BC में हो रहा था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चाणक्य की 300-400 साल की अवधि हो, वो कब से जिंदा हो और फिर उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी हो चंद्रगुप्त के मरने के बाद। तो क्योंकि किताब खुद से ही 250 साल बाद लिखी गई है चंद्रगुप्त के मरने के बाद, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो खैर लोग मानते हैं आज भी चाणक्य मौजूद हैं और काफ़ी लोगों को चाणक्य हाँ। उपाधि देते हैं, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक चाणक्य इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेजेंड, और वो लेजेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरियंस ने समझा है, मुझे लगता है बिल्कुल उसको लेजेंड की तरह समझना चाहिए। अच्छी स्टोरी भी है, सुनानी चाहिए, बट उसको फैक्ट आप ना लें तो अच्छा रहेगा। अब मैं इसको आखिरी एक सवाल पूछूंगा। महिलाएं, चाहे इतिहास हो चाहे कहीं भी हो, रिलीजन की बात हो, हर जगह पीड़ित दिखती बिल्कुल। हुई भी हैं, मतलब हर लेवल पर उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब देश में एक बड़ा सवाल काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन उस पर पार्लियामेंटेरियन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशों से पढ़कर भी आए हैं, जो ग्लोबल एक्सपोजर भी रखते हैं, वो भी इस पर बात नहीं करते। मैरिटल रेप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में जिसको कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा, नीदर बाय कोर्ट, नीदर बाय सोसाइटी, नीदर बाय एनी रिलीजन ऑल्सो। बिल्कुल। मैरिटल रेप पर इतिहास क्या कहता है? आई थिंक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं स्क्रिप्चर्स की बात करती हूँ, मुझसे सबसे पहले लोग पूछते हैं पर हम तो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि स्क्रिप्चर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स के कहने से ऐसा बिहेवियर हो रहा है, जो कि यूजुअली नहीं होता। दूसरा होता है स्क्रिप्चर्स ये बिहेवियर देख रहे हैं और उसको फिर लीगलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समाज में धारणा है कि मैरिटल रेप जायज़ है, उसको फिर मान्यता मिलती है स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता है, क्योंकि ये एक उस टेक्स्ट से आती है जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ टेक्स्ट है। यजुर्वेद के दो रिसेंशंस हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ एक टेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण करके, जो कि कमेंट्री है शुक्ल यजुर्वेद पे। और उसका जो आखिरी हिस्सा है उसको बृहदरण्य का उपनिषद कहते हैं। सबसे पुराना उपनिषद भी है ये, पैट्रिक ओलिविल की स्टडी के हिसाब से सबसे पुराना उपनिषद है ये। उसका जो चैप्टर 6 पार्ट 4 वर्सेस 7 से 11 बड़ा इंटरेस्टिंग कहता है कि जब किसी औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाए, जब उसकी पीरियड्स ख़त्म हो जाए, तब बहुत अच्छा समय होता है उसको इंटरकोर्स के लिए इनवाइट करने के लिए। अगर वो इनविटेशन से आ जाती है ग्रेट, अगर वो नहीं आती है, मना करती है, तब आप उसको ब्राइब करें, मतलब आप उसको गिफ्ट्स वगैरह दें। अगर वो गिफ्ट्स से भी मना करती है कि कंसेंट अपना नहीं देती है, सेक्सुअल कंसेंट नहीं देती है, फिर आप उसको घूंसों से या लातों से मार कर उसको ओवरपावर कर सकते हैं, और ये कहें आप उसको कि मैंने अपनी मर्दानगी से तुम्हारी डिग्निटी ले ली है। तो बृहदारण्यक का उपनिषद ये कहता है कि अगर औरत कंसेंट नहीं दे सेक्स को अपनी मंथली साइकिल फिनिश होने के बाद, तो यू कैन वायलेंटली रेप हर। तो मैरिटल रेप को जायज़ बताया गया। और अगर वो हाँ कह दे तो फिर देन यू हैव टू रिवॉर्ड हर और व्हाटएवर, अगर सीधी तरह से कोट एंड कोट हाँ कह दे तो। और ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, फिर अर्थशास्त्र में है कि औरत की उत्पत्ति हुई ही सिर्फ बेटों के लिए, बेटे पैदा करने के लिए, बेटे पैदा करने बेटे के लिए। सन्स बाकायदा लिखा है, पुत्र के लिए, राइट। तो बेटी तो कहीं है ही नहीं। मुझे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग, किसी औरत ने कमेंट लिखी थी कि किसी भी वेद पुराण, किसी भी लीगल टेक्स्ट में ये कभी नहीं कहा जाता कि पुत्रवती भव, पुत्रीवती भव, पुत्रवती भव कहा जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी है औरतों के अभी तो खिलाफ। बहुत सारे लोग इसको बेचते भी हैं ना कि भाई पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। व्रत करिए, वो व्रत करिए। ऋग्वेदा में बाकायदा लिखा है। अब मैं कहूंगी तो शायद DN झा ने कहा था तो बड़ा हो गया था कि भाई अगर आपको पुत्र चाहिए तो राइस के साथ आप काफ मीट खाइए। अच्छा, रेसिपी बताई है। तो ये पुत्र के लिए तो क्या क्या नहीं कर सकते। फिर अर्थशास्त्र कहता है कि अगर पुत्र नहीं हो रहा आपका किसी से, तो हस्बैंड को अलाउड है वो कितनी भी बीवियां रख सकता है। तो ये जो आज लोग बोलते रहे कि अरे इस्लाम में तो 4 वाइफ्स अलाउड है, कहती हूँ भाई हिंदुइज्म में तो कोई अपर कैप भी नहीं है। हाँ, यहाँ तो कैप नहीं था। मतलब मैं जितने भी राजा देखता हूँ उनके यहाँ, वो उनके कंसोर्ट्स की जो लिस्ट है बहुत वो 15, 20, 25। आपने कलशा की बात की थी, 72 वीमेन थी उनके हैरम में, कल्हान की राजतानगिरी बताती है। तो
आप तो कितनी भी, अगर आपको बेटा नहीं मिल रहा तो यू कैन चेंज वाइफ लाइक यू आर चेंजिंग हैंकरचिप्स, क्या फर्क पड़ता है? आपको बेटा मिलना बहुत जरूरी है, वो आपका हक है। फिर उसके बाद अगर आपकी बीवी वाइल्ड है, नहीं मानती आपका कहना, तो आप उसको बहुत सारी गालियां दे सकते हैं, और वो गालियां पता नहीं मुझे देनी भी चाहिए कि नहीं। आप उसको कोड़ी कह सकते हैं, आप उसको नंगी, अधनंगी, ऐसे ऐसे गालियां दे सकते हैं, या फिर आप उसको अपने हाथों से, नहीं तो रोप से, नहीं तो बांस के डंडे से उसको मार सकते हैं लोअर बैक पे। तो ये सारा आइडिया बड़ा ही क्लियर है कि विमेन का शादी के बाद जो रोल है वो ऑलमोस्ट एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, जो कि बच्चा पैदा करने के लिए और प्लेजर के लिए बना है। एंड व्हाट इज राइट एज प्रिस्क्राइब बाय द वेदास? वो मनुस्मृति में बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8 साल। 8 साल की जो लड़की है वो 18 साल के लड़के से शादी कर सकती है, 12 साल की लड़की 30 साल के लड़के से शादी कर सकती है। तो 8 is the age which is given. So, but In fact, मैं so आपको they consider 8 age as a puberty age. हाँ, they consider कि this is the age that she has hit puberty. Okay, and she can produce babies also. She can 8 साल की बच्ची। हाँ, in fact, I'll give you a very good example. पंडिता रामाबाई करके एक बहुत इंटरेस्टिंग विमेन थी, बहुत कम लोग उनके बारे में बात करते। शी वाज एन अपर कास्ट विमेन, बट उन्होंने क्या लिखा है सती के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ। उनकी जो मदर थी, she was married when she was 9, and at that point of time she was married to a man who was 44 years of age. और ये बात रामाबाई खुद बताते हैं। एंड कैसे हुई थी ये शादी, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब फॉर मी एज अ वुमन रीडिंग दिस वाज सो ट्रिगरिंग। अयोध्या के घाट पे मिले इनके नाना, रामाबाई के नाना, और उन्होंने, क्योंकि वो चित्पावन ब्राह्मण थे और रामाबाई के फादर भी चित्पावन ब्राह्मण थे, तो उन्होंने 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में ये गेज कर लिया कि मेरी 9 साल की बेटी इस 44 ईयर ओल्ड मैन के साथ शादी करके खुश रहेगी। इट्स नॉट इवन 8 and 18 जो कि मनुस्मृति में लिखा है, इट्स 9 and 44। एंड रामाबाई सेज कि ये तो मतलब बहुत ही अच्छा मेरी मदर के साथ हुआ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे भी पढ़ाया, मेरी मदर को भी एजुकेशन दी, वो थोड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे, और उन्होंने उनके भाई को भी एजुकेशन दी। बाद में जाके रामाबाई ने बाय द वे इंटरकास्ट मैरिजेस के प्रोत्साहन के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने खुद भी, शी वॉज इन एन इंटरकास्ट मैरिज, जिसको प्रतिलोमा मैरिज कहते हैं, जहाँ पे एक अपर कास्ट वुमन एक लोअर कास्ट मैन से शादी करती है। सो शी वॉज अ वेरी, अपने टाइम से बड़ी आगे फॉरवर्ड थिंकिंग औरत थी। उनको एजुकेशन सही टाइम पे मिली, उनके फादर ने दी, क्रेडिट वेयर ड्यू। बट ये इंसिडेंट अपने आप में बड़ा ही झकझोरने वाला है कि 9 year old getting married to a 44, पीडोफिलिया एट इट्स वर्स्ट। तो बट ये सब शास्त्रों में लीगल है। वो इंसान अपनी बेटी से नफरत नहीं करता है, उसको लग रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से वो सही काम कर रहा है, चित्पावन ब्राह्मण को दे तो रहा है, वो उससे ज्यादा और क्या करेगा वो अपनी बेटी के लिए। तो ये बहुत कॉमन है कि औरत का शादी में रोल एक बड़ा ही सेक्सुअल रोल है। एक एज अ मदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ वाइफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उसका रोल ये समाप्त हो जाता है देन यू डोंट हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र कहता है कि अगर वो इनसेन हो या वो कोढ़ी हो तो औरत के साथ सेक्स करना मर्द के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मर्द मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या कोढ़ी हो तो औरत को ज़रूर उसके साथ सेक्स करना चाहिए। उसकी सेक्सुअल नीड्स मस्ट ऑलवेज बी मेट। इट डजंट मैटर चाहे आप कंसेंट दें या ना दें, आपसे वायलेंस कंसेंट तो खत्म हो गया ना जब आप ने मारना पीटना एग्जैक्टली। इट डजंट मैटर आपकी एज क्या है, इट डजंट मैटर आपको अपना पति पसंद है नहीं पसंद है, इट डजंट मैटर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है अस्वस्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्लेजर डजंट मैटर। हम लोग कामासूत्र करते हैं, कितना कामासूत्र फॉलो हो रहा है ऑन ग्राउंड? बहुत कम। सही बात, राइट? तो ये आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट आइडिया है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये कह के कि अरे हम तो मनुस्मृति फॉलो नहीं करते, हम तो ये सोच सोसाइटी की सोच को बताता है, जो कि आज भी कायम है। आज भी कितनी औरतें हैं, अभी एक केस आया था मैरिटल रेप का, जिसमें आई थिंक शी वाज रेप्ड एनली एंड उससे उनकी मौत हो गई। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी कि मेरी इस वजह से मौत हुई है, बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल इंटरकॉर्स दैट माय हस्बैंड हैज डन। एंड आई थिंक शी वाज 16 or 17, अंडर एज थी वो। उसको बरी कर दिया क्योंकि मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो उसको ज्यादा से ज्यादा अंडर एज सेक्स में अंदर करेंगे, बट मैरिटल रेप में तो नहीं करेंगे। सही बात है। थैंक यू रुचिका, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि इतिहास को इमोशनली नहीं प्रैक्टिकल होकर पढ़ें,
और किताबों में देखें, फेसबुक ट्विटर पे वो 60 वर्ड में आपको इतिहास नहीं मिलेगा। पूरी किताबें पढ़िए, समाज में लाखों किताबें हैं जहाँ से आप इतिहास पढ़ सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी सोच बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुचिका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।